एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, परीक्षा हॉल रणनीति। अब ये देखिए कि जो सिविल सर्विस एग्जाम है, चाहे बीपीएससी है चाहे यूपीएससी है, वो एग्जाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है, वह आपके पेशेंस की जांच करता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों का सेज नहीं है, वो चुनौतियां हैं। आपकी पोस्टिंग जहां होगी, आपके संविधान के दायरे में, नियमों के दायरे में जो लोग होंगे उनकी समस्याओं को सुनना है और सॉल्यूशन देना है। ये चुनौती है। तो पहली बात तो आप जान लें कि सिविल सर्विसेज इज ए चैलेंज। सिविल सर्विसेज चैलेंजेस, इसमें चुनौतियां हैं। ठीक है, आपको लोगों से मिलना है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। राइट, तो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपका ध्यान होना चाहिए कि जो भी एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें आप ध्यान चाहिए। क्या चाहिए? पहले वाला पॉइंट हुआ सिविल सर्विसेज एग्जाम डिमांड पेशेंस। क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, पेशेंस। दूसरा, टेनेसिटी भी चाहिए, और तीसरा ऑनेस्टी भी चाहिए, ईमानदारी और डिटर्मिनेशन, और रीजनिंग तो आपको चाहिए ही। तो जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, जस्ट हो सकता है कि जो भी परीक्षा केंद्र है उसके बगल में जिम सेंटर है, और वहां से भी आपकी आवाज आ सकती है, आपको आवाज आ सकती है, या प्रॉपर लाइट हो सकता, नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम प्लेसिंग बिफोर यू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम हॉल, दैट डज नॉट मीन, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूं, बल्कि आई वॉन्ट टू मेक यू दी प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूँ आपको कि क्या क्या समस्या आ सकती है। अब मान लिया जाए कि एडजेसेंट जो है वो ब्लॉक है जिसमें जिम सेंटर है, तो वहां से आवाज आएगी, या उसी दिन शादी हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए, रिलीजियस फंक्शन हो जाए, तो क्या होगा? आपके म्यूजिकल सिस्टम ही बच सकते हैं। फिर आपका हो सकता है कि टेबल जो है वो आपका जो एग्जाम का जो टेबल मिला वो बहुत स्मूथ नहीं हो सकता है, रोशनी कम हो सकती है, अचानक आपका जो शीट है वहां पे पंखा काम नहीं कर रहा है। तो आपको उगना नहीं है, ना तो कंप्लेन करना है, बल्कि ये सोचना है कि धैर्य रखना है। धैर्य से हमें, क्योंकि आपका मकसद क्या है एग्जाम हॉल में जाने का? सफल होना। तो ये इस पर फोकस करना है, न कि प्रॉब्लम फोकस करना है। तो इन द एग्जामिनेशन हॉल ये से नो टू कंप्लेन, पहली बात हुई से नो टू कंप्लेन एग्जाम हॉल में। इन एग्जाम हॉल से नो टू कंप्लेन। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन मिलेगा, it will be given question booklet. Second point, question
बुकलेट, और फिर क्या मिलेगा, OMR शीट को। अब क्या है कि क्वेश्चन बुकलेट में इंस्ट्रक्शंस रहता है, निर्देश रहता है, और फिर उसमें देखिएगा क्या कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भी रहता है, ABCD। अब इंस्ट्रक्शंस जो इन्विजिलेटर्स रहेंगे, रीक्षक रहेंगे, वो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, निर्देश देंगे, और जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें भी आपका निर्देश रहता है, और उसमें लिखा रहता है कि बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन हियर विथ केयरफुली, या जब आपका कॉल लेटर आता है, एडमिट कार्ड आता है, उसमें भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो कीजिए। तो चलिए एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन बुकलेट में इंस्ट्रक्शंस रहेगा उसको आप पढ़ लेंगे, OMR शीट में इंस्ट्रक्शंस रहेगा उसको पढ़ लेंगे। फिर ये भी देखना है कि आपका OMR शीट रहता है, उसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज लिखना होता है, ABC लिखना होता है। तो भी केयरफुली देख लीजिए कि जो भी आपको मिला है, जिस सीरीज को A का मिला है, तो OMR शीट में यही होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में आवश्यक एंट्री देनी होती है, उसमें लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखना होता है, और भी जो भी चीजें रहती है जो आपको लिखना है, चाहे बॉल पॉइंट पेन से हो या पेंसिल से, आप देख लीजिए, वो यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस राइट वे, सही तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। एक चीज और जांच लेना है कि अगर मान लेते हो कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो आप जरूर एट ए ग्लांस आप देख लीजिए, 1 से लेकर के 150 हर पेज को रख के देख लीजिए। ऐसा नहीं हो कि मान लेते हैं कि 80 to 90 जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मान लिया जाए आगे जाके रिपीट हो जाए। 80 to 90 जो है, 80 और 90 का जो क्वेश्चन है 80 to 90, वो मान लो हो सकता है कि 30 to 40 रिपीट हो जाए या कहीं भी रिपीट हो जाए, ऐसा एरर्स आ सकता है। तो आपका हिदायत है कि आप पहले क्वेश्चन बुकलेट को आप जांच लें कि क्वेश्चंस इन नो वे शुड बी रिपीटेड। अगर ऐसा होता है तो आप ये बात अपने निरीक्षक होंगे उनको कहिए, एंड आई थिंक वो आपका क्वेश्चन बुकलेट चेंज हो जाएगा। फिर जब भी जो भी आप OMR शीट पर अगर इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है कि कैसे भरना है, सर्किल है कि स्क्वायर है, तो उसको कंप्लीटली भरना है, हाफ डे में भरिएगा। जैसे मान लिया जाए कि सपोज करते हैं ये सर्किल है, ये सर्किल भरना है, तो आपके पास टाइम में ऐसे कर लीजिए, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट में क्या होगा, इस सर्किल है तो इसे भरिए, अगर बॉल पॉइंट पेन से बोला है तो बॉल पॉइंट पेन से भरिए, और फिर यदि आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा देख लीजिए, बॉल पॉइंट में ब्लू है या ब्लैक है, उसके अनुसार आप केयरफुली ये भी इसको अच्छे से, जहां जो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा गैप वो भी नहीं होना चाहिए, अच्छे ढंग से आप कर लीजिए। अब क्या है कि समय समय पे जो है आपका जो भी शिक्षक होंगे वो अटेंडेंस शीट पे भी आपकी इंफॉर्मेशन लेने आएंगे, तो वो भी आप देखिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन बुकलेट है, OMR शीट है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन, उसमें जो आपने एंट्री किया है वो आपको उसमें भी हो, आपका अटेंडेंस शीट में हो, ताकि कोई भी मिसमैच नहीं हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी एंट्री देनी है क्वेश्चन बुकलेट में, OMR शीट में, या फिर ये आपका जब शिक्षक आएंगे आपके पास में, और सारे के सारे एंट्री सही एंट्री दें और सही तरीके से दें। ठीक, नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं और किन किन बातों पे आप ध्यान देंगे। आवश्यक इंफॉर्मेशन
लिखने के बाद, राइट। पॉइंट्स टू फॉलो, इसको हम स्ट्रैटेजी बोलेंगे, स्ट्रैटेजी, ओके। रणनीति, क्या बोलेंगे इसे, रणनीति। पहला जो रणनीति में आपका फायदा जो होगा रणनीति में, यह है टाइम मैनेजमेंट। क्या है आपका टाइम मैनेजमेंट। जैसे आपका जीएस पेपर जो रहेगा पीटी में, पीटी जीएस पेपर, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम कितना होता है, 2 आवर्स 120 मिनट्स। तो मतलब क्या हुआ कि 150 क्वेश्चन में जब आपको 120 मिनट मिला, एक क्वेश्चन कितना मिलेगा, 120 बाई 150, और ये हो जाएगा हमारा 4/4/5, और ये जो है ना 150 क्वेश्चन 120 मिनट मिलेगा, एक क्वेश्चन में कितना समय मिलेगा, 120 बाई 150, इसको निकाल लीजिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि 4/5 कितने आपके मिनट मिलेंगे एक क्वेश्चन में। 4/5 के मतलब क्या हुआ, 0.8 मिनट, मीन्स ये कितना हो जाएगा, आप 0.8 को आप 60 सेकेंड से गुना कर देंगे, इट विल कम आउट टू 48 सेकेंड। और एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट में नहीं मिलता है, एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट में नहीं मिलता है, बल्कि फॉर वन क्वेश्चन यू आर गिवन 48 सेकेंड। अगर कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा तब भी जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। जल्दीबाजी का मतलब हुआ कि बहुत कंसंट्रेशन से फोकस देकर आपको काम करना पड़ेगा। तो पहला टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन में 48 सेकेंड है, और 48 सेकेंड में कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ा 1 से 10 तक आप जाए, ठीक है, और 1 से 10 में आप क्या होगा, 4 ऑल्टरनेटिव रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, या 5 भी रह सकते हैं। अब 4 ऑप्शन से मान लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे 1 to 150 के बीच में, 1 से 10 तक पढ़ कीजिए, 10 से 20 कीजिए, 1 से 20 कीजिए, जो कीजिए। तो अब देख लीजिए कि उसमें कई शॉर्ट में बांट दीजिए, 150 क्वेश्चन है, तो अब मान लिया कि 1 से 20 के बीच आप करते हैं। 120 में जो आता है, 120 में जो सीधे क्वेश्चन देखा और आपको पता है कि ये आंसर होगा, नो कंफ्यूजन, उसको आप पहले कर लीजिए, उसको पहले कर लीजिए 1 से 20 तक का, ओके। उसके बाद क्योंकि आप श्योर है कि वो है, तो आप जो एमरशिप में है वो आप रिस्पॉन्स दे दीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि रिस्पॉन्स आपने, क्योंकि वो सीधे एक यही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये 1 से 20 बढ़ते चले जाइए, 1 to 150 तक ये काम कर लीजिए। जो श्योर है, एक बार क्वेश्चन बुक देखने से आपको पता चल जाता है कि दिस इज द आंसर, तब आप कर लीजिए। इस तरीके से 1 से लेकर के 150 तक चले जाइए। कैसे क्वेश्चन करने के लिए, जो आपको बिना कंफ्यूजन का क्वेश्चन देखते ही आप श्योर है होगा, वो कर लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आइए, फिर कम बैक 1 से लेकर के 150 तक जाइए और फिर बैक हो जाइए, फिर सेम स्टडी अपनाइए 1 से 20 का, 1 से 20 या 30 जो आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि 30 करते हैं तो 5 शॉर्ट्स हो जाएगा, 1 से 30 में फिर आइए, अब फिर क्वेश्चन पढ़िए 1 से 30। अब आप इसमें देखिए कि 2 ऑप्शंस को आप हटा सकते हैं कि 2 है, ये 2 होगा ही नहीं, आपको सी में से 2 होगा ही नहीं, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आपको ये 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, कौन होगा। ऐसे क्वेश्चन को पहले कर लीजिए और ये चलिए 150 तक चलिए, फिर आ जाइए 1 तक, 1 में फिर आएंगे आप तो सेम स्ट्रेटजी, 1 से 30 कीजिए,
अब आप क्या कीजिए कि 3 में कंफ्यूजन आपको होगा, 3 में कंफ्यूजन होगा। चौथा, तब क्या है यहाँ पे, जैसे 2 में कंफ्यूजन हुआ तो आप इंटेलिजेंट गेस ले सकते हैं। क्या उसको बोलते हैं? इंटेलिजेंट गेस। इंटेलिजेंट गेस, इंटेलिजेंट गेस कब लेंगे? इंटेलिजेंट गेस, इंटेलिजेंट गेस गेस कब करेंगे? ठीक है, इंटेलिजेंट गेस कब करेंगे? इंटेलिजेंट गेस करेंगे जब आपको 2 में कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऐसे कर लीजिए फिर, अब 3 वाला फिर कीजिए। 4, आपको लगता है चारों में से कोई नहीं होगा, तब अटेम्प्ट मत लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में रहता है। नेगेटिव मार्किंग, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो वैसे अटेम्प्ट, ऐसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट मत लीजिए जिसमें 4 में से कोई भी ऑप्शन सापर्जित नहीं है। लीव द क्वेश्चन। ये हुआ टाइम मैनेजमेंट, जिस तरीके से आप टाइम का आप ये कर सकते हैं। अब जब ऐसा कर लेंगे तो मेरा सलाह होगा, जो पोएमर सीट होगा, जो कंप्लीट सर्किल होगा, स्क्वायर होगा, उसको कंप्लीटली जो है आप उसको इंसर्किल कर दीजिए, भर दीजिए। इन्हीं के लास्ट आवर में करेंगे, उसको ढंग से कर दीजिए, जो मेथड प्रोसेस बताया गया, जो तरीका बताया गया, ये फॉलो हुआ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं जो कि सेकेंड में मैंने बताया आपको कि तो पहला हुआ टाइम मैनेजमेंट, जो अब चर्चा हो गई। We have discussed. Now come to elimination technique. Elimination technique. आपको एलिमिनेट करना है, आपको आना चाहिए कि कौन नहीं होगा। जो मैंने बताया ना कि एक तो क्लियर हो गया कि यही होगा, 2 में आपको कौन सा एक छाटना है। इंटेलिजेंट गेस पर क्या करेंगे? एलिमिनेशन टाइम मैनेजमेंट के बाद नंबर आता है एलिमिनेशन टेक्निक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, कैसे हम एलिमिनेट करें? एलिमिनेट करें, छोड़े एक को, सो दैट की मिनिमम चांसेस ऑफ मिस्टेक है। देन कम टू एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये कोई आ जाए एक स्टेटमेंट, 4 में से एक स्टेटमेंट ये आ जाए कि जनधन योजना failed to meet the financial need of the rural people. ऐसा स्टेटमेंट है 4 में ये नहीं आ रहा है कि जनधन योजना फेल टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द पीपल, रूरल पीपल। तो क्या होगा? ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना। तो क्या आप जानते हैं कि जनधन योजना में फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ऐसे स्टेटमेंट हटा दीजिए। ओके, इस तरह से बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहेंगे। मान लिया जाए जैसे ये बिहार के संबंध में कोई क्वेश्चन आता है, मान लिया जाए कि ये सिंपल मैं बोल रहा हूँ जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर कि विच वन इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, तो मान लिया जाए पटना आ जाए, नालंदा आ जाए, या फिर आपका हाजीपुर आ जाए, और एक आ जाए मुंबई। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जो कोई अल्टरनेटिव तो कोई भी दे सकता है। तो मुंबई क्या होगा? एक्सेंट्रिक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आप आसानी से छोड़ दीजिए वहीं पर, राइट।
देन ये आपका जो क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी है, तो ये पहला हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा हुआ आपका एडमिशन टेक्निक, तीसरा हुआ हमारा मैं कैरी ओवर कर रहा हूँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो मैं कैरी ओवर करते चलता हूँ, पहला याद रखिएगा स्टूडेंट को आपका आसान होगा। पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है एलिमिनेशन टेक्निक, और तीसरा है एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ये शॉर्ट हो गया। और नेक्स्ट हम आते हैं कि नोट द क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी। एक क्वेश्चन में जो टर्म्स रहेंगे उस पर भी ध्यान दें। जैसे क्या क्या टर्म्स रह सकता है आपका ओनली, नॉट, एनी, इनकरेक्ट, सकते हैं। ये काफी अर्थ रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आपका क्वेश्चन आ जाए which of the following इज करेक्ट, इसमें नीचे में से कौन करेक्ट है? तो ये तो आसान होता है, तो करेक्ट थोड़ी सी लोगों का ध्यान रहता है। यदि क्वेश्चन आ जाए ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो देखिएगा ऐसे, ठीक है। या देखिएगा क्वेश्चन का बताएगा वेरी फ्यू ऑफ द पीपल, फ्यू प्लेसेस, ओनली, नॉट। तो ये सब जो आपके रहते हैं टर्मिनोलॉजी टर्म्स जो रहते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको केयरफुली डील करना है जहां भी एक टर्म्स रहेंगे जिस क्वेश्चन। अब क्या है ये क्या कि टाइम मैनेजमेंट था, नेक्स्ट था हमारा एडमिशन टेक्निक, नेक्स्ट है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी टू बी नोटिस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए एग्जाम और ईगो, ठीक है। और एक और जोड़ी देता हूं मैं कि लास्ट आवर रिवीजन और लास्ट आवर रेस्पॉन्स टू OMR सीट, और एक है कि हमारा बिलीव इन द थियरी ऑफ। अब देखिए इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने डील कर दिया था पहले, टाइम मैनेजमेंट, टेक्निक, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी एंड नाउ कम टू एग्जाम हॉल ईगो। एग्जाम हॉल ईगो का मतलब होता है कि जैसे आपने जब आप अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बहुत इजीली आपका हो जाता है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ गया, और एग्जाम हॉल में तो अदरवाइज प्रेशर रहता है जिससे आपको बचना है, टेंशन रहता है, क्योंकि वही क्वेश्चन तो नहीं रहता है, बल्कि पूरे सिलेबस का 150 क्वेश्चन रहता है, एंड यू आर गिवन 120 मिनट्स ओनली। तो आपको स्वाभाविक एक प्रेशर और टेंशन में रहता है, व्हाट विल हैपन टू रिजल्ट, क्या क्या। तो
कभी कभी बहुत इजी प्रश्न आता है एग्जाम में जिसको आपने सॉल्व किया है, पर एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो वहां पे कोई ईगो नहीं रखना है, जैसे लास्ट आवर ईगो, नहीं हमने किया ही है, कैसे नहीं होगा। अब मान लिया ये क्वेश्चन जो है सेकेंड थर्ड या फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाए तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। इजी है, आपने आप सॉल्व करने चले लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा, उस पर टाइम नहीं बर्बाद करना है। ख्याल रखना है हमेशा कि यू आर गिवन ओनली 48 सेकेंड्स फॉर ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको 48 सेकेंड ही दिया गया है, सही ख्याल रखना है। एग्जाम हॉल ईगो को छोड़ देना है, एक क्वेश्चन पे टाइम नहीं बर्बाद करना है। मैं ऊपर के जो 5 पॉइंट्स है उसमें सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये लास्ट आवर रिवीजन में ये ध्यान रखना है कि आपका रिवीजन कहिए या फिर सॉरी एग्जाम ईगो की बात करी थी ना कि ये मैंने किया इसलिए हम हो जाएगा हमसे, तो वो अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आया इवन द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो वहां पे आपको ठहरना नहीं है, क्योंकि याद रखना है 48 सेकेंड आपको मिलना है, तो 48 सेकेंड में आगे बढ़ जाना है सो डेट कि लास्ट आवर में जो समय बचेगा, क्योंकि वीक्षक भी आएंगे, ठीक है, मजिस्ट्रेट भी आएंगे और भी 5 मिनट इधर उधर जाता ही है ये आपका। तो ऐसी स्थिति में यदि आप 48 सेकंड पे स्टिक करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, बल्कि एक क्वेश्चन में आपको 40 सेकंड ही देकर आगे बढ़ जाना। ओके, so in no way exam hall ego will be beneficial to you, rather it will destroy your entire result. So please don't allow anyway exam hall ego to rationalize or solve any problem. If you have any problem, then just leave the question and move on. Okay. Now come to last hour revision. ये तो last hour revision तभी आप कर पाएंगे जब मान लेते हैं कि 40 सेकंड दिया है आपने, तो हर क्वेश्चन में आपका 8 सेकंड बच गया, 150 क्वेश्चन है, इतना टाइम तो आपको बचेगा, तो लास्ट आवर आप रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं इसको, ठीक, और आपको सुकून भी होगा, फोकस भी रहेगा, तसल्ली भी रहेगा, नहीं सारे काम हमारा ठीक से हो रहा है और इट्स ऑल श्योर टू क्रैक दैट। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए लास्ट आवर, इसको अलग पॉइंट ही मैं बना देता हूँ 7, ठीक है, ये 7 कर देना हूँ, आइए पॉइंट को 8 में कर देना हूँ 7। लास्ट आवर रेस्पॉन्स टू ओएमआर, तो लास्ट आवर रेस्पॉन्स से बचिए, क्योंकि मैंने बताया कि अगर 1 से 30 लेते हैं तो आपका 5 स्टेप्स रहेंगे जिसमें कि आप करेंगे ये। जब 1 से 30 में आपने कर लिया तो आप उसको बेटर ये होगा कि आप रेस्पॉन्स ओएमआर सीट में जो सर्किल है उसको आप केयरफुली जो तरीका बताया गया है उस तरीके से पूरा का पूरा उसको भर दे, और जो भी बॉल पॉइंट पेन होगा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके पूरे के पूरे आप भर ले। अगर आप पुनः मैं कहूंगा कि थोड़ा भी आप अधूरा छोड़ेंगे, मान लिया जाए, मैं बता दे रहा हूं कि एक ये हुआ ऑप्शन, एक ये ऑप्शन हुआ, एक ही ऑप्शन हुआ, आपने ये कर दिया है सर, ठीक है, आपने ये कर दिया है सर, इसमें आधा किया और इसको आपको पूरा किया आपने, ठीक है। कंप्लीट डार्क है, जो कंप्लीट डार्क होगा ये कंप्लीट है, ये करेक्ट हो जाएगा। हालांकि पूरा अभी दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसको कंप्लीट डार्क कर लीजिए इस सर्किल को, ये करेक्ट होगा। ये क्या है, हाफ है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी क्या है, एक थोड़ा सा बूंद देके आपने छोड़ा, इनकरेक्ट, ठीक है। तो फॉलो द करेक्ट वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू ओएमआर सीट, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूंगा कि बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, आपने कर्म कर दिया, बस फल आपको आएगा। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये पीटी एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम प्रीलिमिनरी टेस्ट हुआ, प्रीलिम्स होता है पीटी जस्ट क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं ऐड होता, इसलिए अगर सबका सब कर लिया वेल एंड गुड, हाईएस्ट नंबर यू स्कोर वेल एंड गुड,
कि कभी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें हाईएस्ट आए, हाईएस्ट क्यों नहीं आएगा, इसे सोचना चाहिए, नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि हमें अच्छे स्कोर करने हैं और उसके लिए प्रयास करना है विदाउट केयरिंग कि हमको टॉप करना है, नंबर 1। नंबर 2 कि कट ऑफ मार्क्स की जो बात आती है वो चर्चा करते हैं एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद भी लोग करते हैं। आफ्टर द एग्जाम कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स 1.4। दूसरा मैंने क्या कहा था कि ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। ये दिस अलाउज यू टू टेक मेंस एग्जाम, ये एग्जाम देने के लिए आपको क्वालिफाई करता है। तो कहना तो एक ही कट ऑफ मार्क्स कोई नहीं बता सकता एक्चुअली। कभी आप सुन देंगे दोस्तों से कि इस बार क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कट ऑफ कम होगा, आसान थे, ये नहीं। नो वन कैन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट व्हाट वुड बी द कट ऑफ मार्क्स। जस्ट पॉसिबल कि कॉन्फिडेंस हो जाए कि किसी इंस्टीट्यूट ने कहा कितना कट ऑफ है और उसके आसपास अलग बात है, पर एग्जैक्टली नो वन कैन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल बी कट ऑफ मार्क्स। सो डोंट केयर फॉर द कट ऑफ मार्क्स। एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर दीजिए एंड जस्ट बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। नेक्स्ट हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसमें मैं टॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छे अंक आ जाए, वेल एंड गुड, नहीं भी है कोई बात नहीं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिर मैं कहूंगा डियर एक्सपीरियंस, बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ, जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारी ताकत है, मैं उनको लास्ट में यही संदेश दूंगा कि बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। कर्म करो और फिर आगे बढ़ते जाओ। Wish you all the best for the success of yours. Thank you.